नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन सबसे पहले हम आपको क्रेडिट के होड़ की तस्वीरें दिखाएंगे। कॉकरोचों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। जिनके इशारे पर ये दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे, वो खुलकर अब मैदान में आने लगे हैं। केजरीवाल तो पहले ही कॉकरोचों के कैंप में पहुंच गए थे। अब बारी थी राहुल गांधी की, लेकिन राहुल किसी नए ठिकाने की तलाश में थे। पीएम आवास पर राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक साथ नजर आई। थोड़ी देर नारेबाजी हुई, हंसी ठिठोली हुई, लेकिन उसके बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया। क्या कुछ हुआ कॉकरोचों के हिंसा से जुड़ी इस सियासी पिच पर, वो भी आप देखिए। आग लगा दो, आग लगा दो। 24 घंटे के भीतर कॉकरोचों के प्रदर्शन की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। कॉकरोचों का नकाब उतर चुका है। ये जिनके इशारे पर फड़फड़ा रहे थे, वो खुलकर अब मैदान में आने लगे। केजरीवाल पहले ही कॉकरोचों के कैंप में पहुंच गए थे। अब बारी थी राहुल गांधी की, लेकिन राहुल के सामने था सवाल, जंतर मंतर जाए या कोई नया ठिकाना तलाश करे। खरगे के जन्मदिन के बहाने उन्हें मौका मिला लोक कल्याण मार्ग के पास से गुजरने का, और यहीं पर उन्होंने अपना पैर जमा दिया। कैमरों का फोकस जंतर मंतर से हटकर पीएम आवास की तरफ हो गया। थोड़ी देर नारेबाजी हुई, हंसी ठिठोली हुई, लेकिन जैसे ही टीवी पर राहुल गांधी कैंप 20 दिखाने लगा, आम आदमी पार्टी को यह तस्वीरें नागवार गुजरी। पहला कटाक्ष संजय सिंह की तरफ से आया। अब सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। इस पोस्ट के 1 घंटे बाद संजय सिंह ने एक और पोस्ट करके कांग्रेस की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस और आप के बीच तू मैं चरम पर पहुंच गई। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने संजय सिंह के पोस्ट पर रिपोस्ट कर लिखा, आपके धुआं क्यों निकल रहा है। ये ट्वीट मालवीय ने लिखा या चड्ढा ने। जब कांग्रेस आप में तू मैं चल रहा था, तो उधर बाकी नेताओं को लगा कि फोटो ऑप का उससे अच्छा दूसरा मौका नहीं हो सकता। पहले सुप्रिया सुले पहुंची, तस्वीरें खिंचाई और 4 नारे लगाकर वहां से निकल गई। समाजवादी पार्टी को पीएम आवास पर चल रहे धरने की भनक थोड़ी ही देर में लगी। खबर मिलते ही अखिलेश यादव ने भी महफिल लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाम ढलने लगी थी। राहुल प्रियंका को पता चल चुका था कि आज की कसरत बहुत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने पहले उन्हें समझाया, नहीं मानने पर फिर जबरन उठाया। इस दौरान पीएम आवास के बाहर काफी देर तक उठक बैठक होती रही। राहुल गांधी जमीन पर लेट गए तो अखिलेश भी कोशिश में लगे रहे कि प्रदर्शन में अपनी भूमिका दर्ज जरूर कराएं। पुलिस ने पहले अखिलेश को वहां से अलग किया, फिर तमाम लोगों को बस में बिठा कर ले गई। मतलब अंत में जो राहुल चाहते थे वैसा ही हुआ। 3 घंटे तक कॉकरोचों के हिंसा से जुड़ी सियासी पिच पर जो हुआ, वो कैमरे में कैद हो चुका था। आपको बता दें, इसकी शुरुआत शाम करीब 5:30 और 6 बजे से हुई। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का मैसेज पोस्ट किया गया और लिखा गया, मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। उसके थोड़ी देर बाद एक और पोस्ट आया, चलो पीएम हाउस। फिर राहुल के साथ तमाम कांग्रेसी पीएम आवास पर धरने के लिए पहुंच गए। लेकिन इसमें देखते ही देखते एक नया ट्विस्ट आ गया। अब सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। यहीं से तनातनी की शुरुआत हुई। वहीं प्रदर्शन के नाम पर पत्थर, लोकतंत्र के नाम पर हिंसा और संसद की ओर बढ़ती भीड़। दिल्ली की सड़कों पर सामने आई तस्वीरों ने कई बड़े सवाल अब खड़े कर दिए हैं।
क्या यह सिर्फ विरोध था या विरोध की आड़ में हिंसा? क्या भीड़ अचानक बेकाबू हुई या हालात बिगाड़ने की कोई सुनियोजित साजिश की गई थी? हिंसा की जांच अभी जारी है। उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हिंसा के पीछे मंशा क्या थी? क्या प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे तत्व सक्रिय थे जिन्होंने हालात को हिंसक बनाया? देखिए आप। प्रदर्शन के नाम पर पत्थर, लोकतंत्र के नाम पर हिंसा और संसद की ओर बढ़ती भीड़। दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ विरोध था या विरोध की आड़ में कोई बड़ी साजिश? या भीड़ खुद बेकाबू हुई या किसी सुनियोजित रणनीति के तहत हालात बिगाड़े गए? कॉकरोचों ने जो हिंसा की, उसकी जांच तो हो रही है। हर एक उपद्रवियों का इलाज तो पक्का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इनकी मंशा क्या थी? क्या प्रदर्शन की आड़ में कोई और खेल खेला जा रहा है? ये प्रदर्शन कल खत्म नहीं हुई। आज तो और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच गए। सवाल यह है कि जब ये तथाकथित छात्र हाथों में पत्थर लेकर पुलिस वालों पर टूट रहे थे, तब विपक्ष का संविधान प्रेम कहां सो रहा था? जब सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा था, तब विपक्ष का न्याय कहां था? लेकिन आज जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो विपक्ष सड़क से लेकर संसद के पटल तक छाती पीटने लगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। जो अत्याचार हुआ है कल, उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरह से निर्दोष छात्रों के ऊपर जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस तरह लाठियां बरसाई गई, ये किसी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। सवाल उठ रहा है, आखिर ये किस तरह का आंदोलन है? एक आंदोलन हमने आपको बताया जो अन्ना ने किया, जहां बातें भी मानी गई और शर्तें भी। वहां ना कोई हंगामा हुआ, ना बवाल। लेकिन आज के इस प्रदर्शन को क्या नाम दें? जिस आंदोलन में देश के खिलाफ आवाज उठने लगे, वो आंदोलन शांतिप्रिय कैसे हो सकता है? जिस आंदोलन की टूलकिट का कनेक्शन अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से होने लगे, तो वो देश हित में भला कैसे हो सकता है? आपको एक चौंकाने वाली खबर भी अब बताते हैं। सीजेपी हिंसा का अमेरिका कनेक्शन अब सामने आया है। 17 जुलाई को यूएस दूतावास ने जारी की थी एडवाइजरी। इसमें 20 जुलाई को बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की आशंका थी। इतना ही नहीं, 21 जुलाई को किसान घाट पर आंदोलन की बात कही गई थी। साथ ही कई यूएस एम्बेसी अधिकारियों को सतर्कता की सलाह दी गई थी। सवाल है, जो घटना 20 या 21 तारीख को होनी थी, उसकी भनक 17 जुलाई को अमेरिका को कैसे लग गई थी? इसके पहले भी देश में कई ऐसी अराजक घटना हुई। साल 2019 का शाहीन बाग प्रोटेस्ट, ये तो आपको याद ही होगा। करीब 100 दिनों तक चले इस प्रदर्शन ने राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में अराजकता का माहौल बना दिया था। इस प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सीए एनआरसी के विरोध में निकाला गया प्रदर्शन ने कैसे हिंसक रूप ले लिया था, वो सबने देखा। तब की खबर आई थी, इसके पीछे विदेशी फंडिंग और विदेशी टूलकिट का हाथ था। साल 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले की जो तस्वीर एक बार फिर आंखों के सामने आई थी, कैसे कुछ किसान प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित रूट से हटकर लाल किला परिसर में घुस गए। पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोली चलने की घटनाएं हुई। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई। सरकार ने इसे हिंसा और साजिश बताया, जबकि खुद के किसान संगठन ने इसे भड़काऊ तत्वों या एजेंटों का काम बताया। तब भी सवाल उठे, तो ये किसान हो ही नहीं सकते जो खुद के देश की पहचान को मिटाने का काम कर रहे हैं। और आज भी वैसा ही टूल किट एक्टिव है।
जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं, ये छात्र तो नहीं हो सकते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हिंसा को लेकर भी जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह केवल भीड़ की हिंसा थी या इसके पीछे किसी संगठित योजना या उकसावे की भूमिका थी। जांच पूरी होने के बाद ही इन सवालों के स्पष्ट जवाब अब सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली को हिंसा की आग में आखिर झोंका किसने, उसकी अब व्हाट्सएप चैट अब सामने आ चुकी है। वो आपके सामने है, देख रहे हैं आप। पेपर लीक के विरोध में हुए संसद कूच के दौरान भड़की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस के हाथ अहम व्हाट्सएप चैट लगे हैं। पुलिस का दावा है कि इन चैट्स में प्रदर्शन के दौरान की रणनीतियां, उकसाने वाले संदेश और वैकल्पिक कम्युनिकेशन ऐप्स के इस्तेमाल की बात भी की गई है। एक व्हाट्सएप ग्रुप जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन के जरिए प्रदर्शन के दौरान मरने मिटने के लिए उकसाए गए शब्द। आखिर ये सब कैसे हुआ? देखिए कल हुई हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड ने कैसे रची थी ये तक। कैसे करोगे जो सरकार से सवाल पूछने निकले थे वो पुलिस पर हमला करते दिखाई दिए। जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी उन हाथों में ईंट और पत्थर दिखाई दिए। जो भविष्य बनाने दिल्ली आए थे उन पर अब हिंसा की साजिश अब रचने के आरोप है। और अब दिल्ली पुलिस के हाथ लगी कुछ व्हाट्सएप चैट जो जांच एजेंसी के मुताबिक इस पूरी हिंसा की परतें खोल सकती हैं। संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले पेपर लीक के मुद्दे पर राजधानी दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारी जुटे, लेकिन कुछ ही देर में प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। पुलिस पर पथराव हुआ, बैरिकेड तोड़े गए, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। जांच के दौरान हिंसा को 2 व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी मिली है, जिनका नाम था चलो संसद और जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन। दावा है कि इन्हीं ग्रुपों में प्रदर्शन की रणनीतियां और कथित तौर पर हिंसा से जुड़े संदेश साझा किए जा रहे थे। दोनों ग्रुप के नाम चलो संसद और जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन। एक चैट में लिखा था, अगर किसी की मौत होती है तो सरकार पर ज्यादा प्रेशर आएगा। एक दूसरी चैट में लिखा गया, लाल सलाम, कल मोदी सरकार का लास्ट डे होगा। और एक मैसेज में लोगों को जान देने तक के लिए तैयार रहने की बातें कही गई। सबसे चौंकाने वाली चर्चा दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन में मिलने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस ग्रुप में कथित तौर पर यह सलाह दी गई कि अगर मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए तो बैरियर और बिट चैट जैसे ऐप का इस्तेमाल किया जाए, जो ब्लूटूथ या मेश नेटवर्किंग के जरिए सीमित दूरी में संपर्क बनाए रखने में सक्षम होते हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इन ऐप्स का इस्तेमाल वास्तव में किया गया या केवल चर्चा तक ही मामला सीमित था। जांच में शामिल चैट्स में कथित तौर पर ऐसे संदेश भी मिले जहां लिखा था, पीसफुल प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, हमला करना पड़ेगा, टीट फॉर टैट। दिल्ली पुलिस इन संदेश की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन्हें किसने लिखा, कब लिखा और क्या इनका संबंध मौके पर हुई हिंसा से है। हिंसा से पहले का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कह रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा, मिर्च पाउडर ले जाओ और पुलिस के चेहरे पर फेंक दो। मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया है। आप लोग जो लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं ना, आप लोग क्या करना, आप अपने पास मिर्च पाउडर रखना, ठीक है। जैसे ही कोई आपको मारने आए पुलिस वाले तो आप उसके मुंह पे मिर्च पाउडर फेंक के मारना। भाई उसकी जो हालत होगी वो आपको मार भी नहीं पाएगा फिर। जांच एजेंसियों का फोकस अब मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, व्हाट्सएप डेटा, वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पर है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हिंसा स्वतः हुई या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित नेटवर्क सक्रिय था।
अगर जांच में चैट्स और हिंसा के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है तो साजिश रचने, हिंसा भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी धाराओं में कार्रवाई और तेज हो सकती है। फिलहाल कई सवाल अभी बाकी है। क्या ये सिर्फ गुस्से में बेकाबू हुई भीड़ थी या पहले से तैयार किया गया कोई प्लान? क्या व्हाट्सएप चैट सिर्फ बातचीत थी या हिंसा की पटकथा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन चैट्स के पीछे बैठा कोई मास्टरमाइंड था जो पर्दे के पीछे से पूरी भीड़ को निर्देश दे रहा था? इन सवालों का अंतिम जवाब अब दिल्ली पुलिस की जांच और अदालत में पेश होने वाले सबूत ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में उपद्रवियों ने देखिए आखिर कैसे कानून को भी हाथ में ले लिया। आप देखिए वर्दी पर ये खून के जो निशान हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र में विरोध की भी कोई मर्यादा होती है? क्या असहमति के नाम पर हिंसा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या प्रदर्शन की आड़ में कानून को चुनौती देना लोकतांत्रिक अधिकार है या फिर अपराध? दिल्ली में जो हुआ उसने इन तमाम सवालों को फिर से बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर यह प्रदर्शन होता रहा और ऐसा बवाल जिसने राजधानी की कानून व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। पत्थर चले, बैरिकेड तोड़े गए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। यही नहीं, पुलिस की टीमों पर भी हमला किया गया। रिपोर्ट आप देखिए कि आखिर कैसे जो पुलिसकर्मी घायल थे उन्होंने पूरी कहानी बताई। क्या लोकतंत्र में विरोध की सीमा तय होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र में असहमति के नाम पर हिंसा स्वीकार की जा सकती है? क्या लोकतंत्र में विरोध के नाम पर कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है? अगर किसी प्रदर्शन की सीमा टूट जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर उन्मादी भीड़ ने कानून व्यवस्था को सूली पर टांग दिया। कैसे दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई, कैसे आंदोलन के नाम पर तांडव मचाया गया, उसकी एक एक तस्वीर हैरान कर देने वाली है। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटनाओं में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में 10 से ज्यादा आईपीएस और डीए-एनआईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल नवीन जी हैं, जो कल के हिंसा में घायल हो गए थे। भीड़ काफ़ी थी सर, 5 से 4 पब्लिक थी लगभग और उग्र हो रही थी। स्थिति ये हो गई कि पत्थरबाजी करने लगे। उन्होंने कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिशें की गई लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाई और किसी ने भीड़ में से निकलकर मुझ पर पत्थर, तेज़ निकला कोई पत्थर, ऐसा ईंट या कुछ ऐसा मेरे सर पे मारा, जिससे मेरे सर फट गया और हेड इंजरी आई। आप जब वहाँ पर थे तो क्या लग रहा था, ये स्टूडेंट्स हैं या आउटसाइडर्स आ गए थे और टारगेट कर रहे थे पुलिस पर्सनल्स को? सर टारगेट तो कर ही रहे थे पुलिस को, वो भीड़ में पता नहीं चलता ना सर स्टूडेंट हैं या कौन है। ये नई दिल्ली में एडिशनल डीसीपी आनंद मिश्रा हैं। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे को भी इन्होंने कंट्रोल किया था। इनके हाथ पर पत्थर से हमला किया गया। भीड़ को लगातार समझाया जा रहा था, आपका मार्च इलीगल है, संसद नहीं जा सकते। काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट था हमारा और हमने उनको बैरिकेड पे रोका, उनको समझाया, कई बार अनाउंस किया कि भाई आप लोगों का ये जो है इलीगल नहीं है ये, और आप लोग यहाँ से वापस जाएं, आप लोग जो है यहाँ पर ना रुकें और इससे जो है ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होगा। तो लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहे थे, वो बराबर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसमें शायद कुछ ऐसे तत्व थे जिनका उद्देश्य कुछ मॉब मेंटालिटी के थे, उनका शायद कुछ और दिमाग में चल रहा था। छात्रों के भेष में क्या कुछ भारी लोग आए जिन्होंने हाईजैक किया, पुलिस पर्सनल्स को ही टारगेट करना शुरू किया? देखिए अभी ये इन्वेस्टिगेशन में है। हमने जो एफआईआर रजिस्टर करी है उसके तहत हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी इस तरह कोई तत्व मिलेगा, क्रिमिनल एलिमेंट या कुछ भी, तो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। ये घायल हेड कांस्टेबल लाल सिंह हैं, जो हिंसा के मंजर को बयां कर रहे हैं। हम उनको भीड़ को रोक रहे थे, उनको रोक रहे थे तो एकदम अचानक से उन्होंने हमला किया था। लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला, ऊपर से पत्थर, बहुत सारे पत्थर मार रहे थे। ऊपर कहाँ? ऊपर उधर वहीं पे संसद मार्ग पे ही। अच्छा, वहाँ से पत्थर वहाँ पे वो दुकानों के ऊपर चढ़ गए थे? नहीं, दुकानों के ऊपर नहीं, उस साइड में सेंट्रल पार्क के ऊपर थे। अच्छा, उनकी बाउंड्रीज के ऊपर? बाउंड्री के ऊपर। तो पत्थर क्या वहीं से उठाए या उन लोगों ने पहले ही इकट्ठे किए हुए थे, उनकी प्लानिंग थी कि पुलिस पर पथराव करना है? ये तो हम भीड़ में देख नहीं पाए थे कि पहले से प्लानिंग थी, या हो सकती है पहले से प्लानिंग होगी उनकी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ थी।
इनको देखिए, ये श्रीनिवास शर्मा हैं, दिल्ली में सब इंस्पेक्टर हैं। कल हिंसक झड़प में इनका पैर टूट गया था, साथ ही हाथ में भी चोटें आई थी। पब्लिक ने मुझे अच्छी तरह लिंचिंग की और मेरे साथ बदतमीजी करी और मारपीट करी। फ्रैक्चर आया है आपके सिर? फ्रैक्चर आया और मेरे हाथ में भी चोटें आई हैं। क्या वो भीड़ आपको घेर लिए थे, आपके साथ अभद्रता कर रहे थे, गाली गलौज भी चल रही थी वहाँ पर? गाली गलौज, कमेंट्स, मारपीट सभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि जिसकी मैं इमेजिंग नहीं कर सकता। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें बैठे थे, चढ़े हुए थे उस पे छतों पे, उनके हाथ में पत्थर और बोतलें, ये सब कुछ उनके हाथ में था। तो ये सब क्या उन्होंने रैंडम पिक किया दुकानों से या पहले से ही उनके पास ये सब रखा हुआ था? वो ऑलरेडी ऊपर ही प्लान करके आए थे इसके रिगार्डिंग कि पुलिस पर्सनल को हमने टारगेट करना। ये सोनिया सहरावत हैं, आरएएफ की असिस्टेंट कमांडेंट, जो जंतर मंतर पर आरएएफ टीम को लीड कर रही थी। इनकी और इनकी टीम पर भी हमला किया गया। क्या हुआ था मैम, कैसे मॉब इकट्ठा हुआ? मॉब हमने सुबह जब वहाँ पर चार्ज किया, हमने जब अपना लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ पर लगाया था कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आप संसद की तरफ कूच नहीं कर सकते, आपका ये मजमा इलीगल है जी। और इसको हमने उनको वार्निंग भी दिया। बहुत सारे लोग थे, काफी लोग जुड़ रहे थे बारी पर, अलग अलग डायरेक्शन से आके। हमने वो किसी को रोका नहीं, प्रोटेस्ट करने से हमने किसी को नहीं रोका, सबको आने दिया। पुलिस ने सभी को परमिशन दिया प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए, एक भी सिंगल बंदे को नहीं रोका गया जी। पर अपील की गई कि आप लोग इसको सिर्फ शांति पूर्वक ही इसको करें और यही करें जी। आपको आगे जाने की अभी अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने आपको अनुमति नहीं दी है, परमिशन इज नॉट ग्रांटेड जी। लेकिन वो लोग आगे बढ़ने को हाथ उठते और बैरिकेडिंग भी तोड़ने को तैयार थे और बहस कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे उस चीज के लिए, और लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस करने की कोशिश करने में ही उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनको खदेड़ा गया पीछे की तरफ। ओके। जिसमें स्टैम्पेड हुआ और कुछ लोगों को उधर से भी चोटें आई, हमें भी चोटें आई। सुना कैसे कल उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, कैसे पुलिस वालों को अपना शिकार बनाया। लेकिन अब जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरों, मोबाइल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक बेकाबू प्रदर्शन था या फिर हिंसा की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी? पुलिस की टीमें इसी जवाब की तलाश में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।